हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में। तो जो हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम लोग HRA भी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आपको मैं इसके जो है एक इजी लैंग्वेज में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट HRA का अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, हाउस रेंट अलाउंस, पहले इसका मीनिंग समझिए। कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो किराए के मकान में रह रहा है, तो क्या होगा कि उसका कुछ हद तक अलाउंस क्या होता है, हम कैश की फॉर्म में, जब एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय की हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, एक चीज़ होती है RFA, जिसको हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन कहते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन में तो उसने घर ही दे दिया अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पे HRA एक अलाउंस है, रेंट फ्री एकोमोडेशन एक परक्यूजिट है, तो वो मैं आपको RFA भी करवाऊंगी। पहले अभी के लिए आप हाउस रेंट अलाउंस को समझिए। HRA क्या होता है कि an allowance granted to an assessee by his employer to meet expenditure incurred on payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him। ठीक है, पहले यहाँ तक समझिए। क्या होता है कि जैसे मान लो किराए के मकान में रह रहा है हमारा जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको जो है उसका जो खर्चा आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो आ रहा है, उसको मीट आउट करने के लिए कुछ हद तक उसको HRA दिया जाता है। ठीक है, अब HRA जो दिया जाता है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा वो एग्जाम्प्ट है टैक्स से, नो, इसके लिए कुछ रूल है, ठीक है, कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक। अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना कि HRA कितना हमें छूट मिलेगी या कितना एग्जाम्प्टेड होगा। देखो, सेक्शन HRA का ये है, ठीक है। जो स्टूडेंट सेक्शन लर्न कर सकता है, वेरी गुड, ठीक है, बट आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि HRA कितना आपका एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है, कितना एग्जाम्प्ट होगा या कितना टैक्सेबल बचेगा, ये अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी इससे रिलेटेड। तो देखिए, हाउस रेंट अलाउंस, तीन चीजें आपने देखनी है। हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एसएससी, ठीक है, कि HRA एक्चुअल में कितना मिला है एसएससी को, ठीक है, ये होगी एक चीज। दूसरी चीज क्या देखनी है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय द एसएससी ओवर 10% ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम फॉर द रेलिवेंट पीरियड। देखो, ये आपको लाइन थोड़ी टफ लग सकती है, मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो इसमें होता है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ठीक है, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करें कि देखो, जो एम्प्लॉय है वो हाउस रेंट कितना पे कर रहा है, उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस कर देंगे। दूसरी चीज आपने ये देखनी है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है रेलिवेंट पीरियड। तो रेलिवेंट पीरियड का यहाँ पे क्या मतलब है, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इनकम टैक्स है उसमें एक एक टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने रूल्स लर्न कर लिए ना, तो आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली कर पाते हो आप, ठीक है। पहले मैं आपको रेलिवेंट पीरियड बताती हूँ क्या होता है। Relevant period means the period during which the said accommodation was occupied by the SSC during the previous year। कि प्रीवियस ईयर में जो एसएससी है उसने जो है कितने टाइम के लिए, हो सकता है जैसे प्रीवियस ईयर की हम बात करें, हो सकता है कि वो 12 के 12 महीने क्या रहा हो, मतलब रेंट पे रहा हो सकता है 3 महीने रहा हो सकता है 4 महीने रहा हो। तो हमने रेलिवेंट पीरियड का मतलब, अगर वो 4 महीने रहा है ना, तो हम पूरे साल को नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसी टाइम को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 महीने लेंगे। इट मीन्स दैट द सैलरी ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटेड अकोमोडेशन इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय विल बी एक्सक्लूडेड। जब वो रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं था, तो उस टाइम की सैलरी को आप इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि जितने टाइम के लिए वो रेंटेड अकोमोडेशन में था उतना ही आपने लेना है, ठीक है। आई होप रेलिवेंट पीरियड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीज क्या थी, HRA कितना मिला है। दूसरी चीज क्या है, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। अब तीसरे में आपने दो कंडीशन देखनी है। अगर जो अकोमोडेशन है जहाँ पे वो रह रहा है वो मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है,
तो हम करेंगे 50% ऑफ सैलरी ड्यू टू द एसएससी। अगर एकोमोडेशन एनी अदर प्लेस है तो 40% ऑफ सैलरी आपको देखना है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई है ये मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस, एक चीज़ ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय हु इज रिजाइडिंग इन हिज ओन हाउस और इन ए हाउस वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट, एंटायर HRA इज टैक्सेबल। देखो, अगर एम्प्लॉय खुद के घर में ही रह रहा है या फिर जहाँ उसको रेंट पे ही नहीं करना पड़ रहा तो HRA आपको एग्जैम्प्ट नहीं, मतलब पूरा का पूरा आपका HRA टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही पे नहीं कर रहा है या खुद के मकान में ही रह रहा है। तो अगर HRA आपको मिल भी रहा है हाउस रेंट अलाउंस तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। अब क्या है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बात बताई कि अगर वो मतलब रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रह रहा है और रेंट पे कर रहा है तो आपने एग्जैम्प्ट क्या होगा, 3 चीज़ों में से जो सबसे कम होगी, लिस्ट ध्यान रखना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैम्प्ट। जो 3 अमाउंट मैंने अभी आपको बताए थे उनमें से जो सबसे कम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि एक है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक क्या है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दूसरा क्या देखना है आपने, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी देखना है, लेकिन 50% इन केस अगर वो दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा या चेन्नई में रह रहा है तो 50% हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा 40%। थर्ड क्या है, HRA एक्चुअली रिसीव। तो ये 3 चीज़ें क्या क्या है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी होगा मेट्रो सिटी के केस में, 40% ऑफ सैलरी होगा नॉन मेट्रो के केस में, और थर्ड HRA एक्चुअली रिसीव्ड। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा ना वही आपका एग्जैम्प्ट होगा। अब देखो, हम यहाँ पे बार बार टर्म यूज कर रहे हैं सैलरी। सैलरी का क्या मतलब है, एक चीज़ यहाँ रखना, जो आपके ये सैलरी का मतलब अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग है। तो HRA में 3 चीज़ें आएंगी सैलरी में, आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है। सैलरी में आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आएगी, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, लेकिन वो जो कि आपकी पार्ट ऑफ सैलरी मतलब जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन रहा है। अगर आपको सीधा DP दिया हुआ है डियरनेस पे तो वो तो इंक्लूड हो ही जाएगा, लेकिन डीए सारा नहीं, जो हमारा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, प्लस कमीशन ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब ये देखो, अब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको HRA मिल रहा है उसने कितना सेल अचीव किया, उसका फिक्स्ड परसेंटेज अगर कमीशन का उसको मिल रहा है, फिक्स्ड परसेंटेज की बात हो रही है, और उस सेल पे जो एम्प्लॉय ने खुद से अचीव की है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सेल की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है एम्प्लॉय ने कितनी सेल अचीव की है, उस पर उसको कितना फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मिलेगा, वो कमीशन। तो बेसिक सैलरी प्लस DA इफ पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है DA वो वाला, प्लस जो भी कमीशन है फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और एक चीज ध्यान रखना, वेयर देयर इज एनी चेंज इन एनी फैक्टर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर सच एज चेंज ऑफ सैलरी, हो सकता है प्रीवियस ईयर में आपकी सैलरी में थोड़ा बहुत चेंज आया हो, या रेंट जो आपने पे किया उसमें चेंज आया हो, सिटी में चेंज आया हो, जैसे आप 4 महीने सपोज मुंबई में थे फिर आप 4 महीने जयपुर में आ गए, समझ रहे हो, तो ये आपका चेंज ऑफ सिटी हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंप्यूट टैक्सेबल HRA ऑन ए मंथली बेसिस, क्योंकि क्या होगा अगर आप पूरे साल का इकट्ठा निकाल लेंगे फिर आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, जब अगर फैक्टर चेंज हो रहा है, जैसे 4 महीने आप दिल्ली में, 4 महीने आप जयपुर में, तो इससे अच्छा आप मंथली निकालिए, फिर उसको अपने जो टाइम ड्यूरेशन है, रेलिवेंट पीरियड जितना भी है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मिस्टर प्रसंग इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट ₹70,000 पर मंथ, सैलरी उनकी कितनी है 70,000 पर मंथ। अब 6,000 पर मंथ उनको DNS पे मिल रहा है। देखो, मैंने आपको बोला था अगर DNS पे है तो वो सैलरी का पार्ट बन ही जाएगा, लेकिन DNS अलाउंस होता तो सिर्फ जो पार्ट बनता हमारा सैलरी का उसी को इंक्लूड करते, ठीक है।
और 10,000 पर एनम एज कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे जो आपको कमीशन दिया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ आपको बोला है कि 10,000 जो कमीशन है पर एनम, हमने क्या था कि वही वाली कमीशन लेनी है जो फिक्स्ड परसेंटेज हो टर्नओवर का। यहाँ परसेंटेज की फॉर्म में तो दी ही नहीं है, सीधा अमाउंट दे दिया, तो इस कमीशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके बाद उसको कितना HRA मिल रहा है, 2,000 पर मंथ, ओके। और उसने मंथली रेंट कितना पे किया है, 2,500 रुपये। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो जैसे ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए रूल, 3 रूल, उनमें से जो सबसे कम होगा वही हमारा एग्जैम्प्ट होगा। तो सबसे पहले आप सैलरी निकाल लीजिए, कौन सी होगी। देखो 70,000 इंटू 12, कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हुआ तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई, पूरे साल की बात हो रही है तो 8,40,000। DNS पे 6,000 पर मंथ है तो 72,000 हो जाएगा ना, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,12,000, ओके। अब हमारा क्या होगा, 3 चीज़ें देखनी है। एक्चुअल HRA कितना मिला है, 2,500 पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2,500 इंटू 12 आप करेंगे तो, सॉरी 2,500 नहीं है, 2,500 तो रेंट पे उसने किया है, 2,000 है, 2,000 इंटू 12 तो 24,000। अब हमने देखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट उसने कितना पे किया, 2,500 रुपये पर मंथ, तो 2,500 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30,000 आएगा, माइनस सैलरी कितनी थी, 9,12,000, उसका 10%, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये तो नील ही हो जाएगा। और सैलरी का 40%, जब कुछ भी ना दिया हो कि कौन सी सिटी में रह रहा है, तो आप उसको हमेशा नॉन मेट्रो ही मानेंगे, यानी कि 40% वाला लेंगे आप। 40% ऑफ सैलरी, 9,12,000 का 40% लेंगे तो 3,64,800। तो तीनों में से कौन सा कम है, तीनों में से कम तो 0 है, नील, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HRA एग्जाम, तीनों में से कम क्या है, 0, तो HRA कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।